Shall we commence? Yes, ma'am. Sabha Barkast. So chapter number 4, e-commerce, m-commerce and emerging technologies. We are studying first part, which is part e-commerce. Part e-commerce. इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं? तुम अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो क्या? चला गया ना आखिरकार पीछे, इसका मन वही लगता है. कितने पार्ट्स हैं? पक्का? ठीक है. सो चैप्टर नंबर 2 के सारे फ्लो चार्ट्स जैसे आपको माइंड में सेट हो गए हैं. नाउ आई कैन कॉल दोस फ्लो चार्ट्स एज माइंड मैप्स. सिमिलरली मैं चाहती हूँ कि नाउ वी हैव टू वर्क अपॉन चैप्टर नंबर 4. सो चैप्टर नंबर 4 के फ्लो चार्ट्स पे वर्क करना चालू करेंगे. so, चैप्टर नंबर 4 का जो ई कॉमर्स वाला हिस्सा है उसके कितने पार्ट्स हैं? 5. 1 2 3 4 एंड 5. सारे के सारे हिस्से किस किस रिलेशन में वो देखते हैं. पार्ट नंबर ए इज इन रिलेशन टू कॉन्सेप्ट्स, द नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स. पार्ट नंबर 2 इज इन रिलेशन टू टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स. टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स. पार्ट नंबर 3 risk and controls. Part number 4 laws and audit. उसके बाद last कौन सा things? Oh really? चलो. So यहाँ पर आता है आपका first flow charts. So मनीष, ई-कॉमर्स कितने पार्ट में डिवाइड है? 5 पार्ट में. पहला पार्ट कौन सा? कुछ कॉन्सेप्ट्स. दूसरा टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स. तीसरा रिस्क एंड कंट्रोल्स. चौथा लॉ एंड ऑडिट. और लास्ट लेटेस्ट थिंग्स. गिविंग यू 2 minutes यहां तक भेजे के अंदर गुस्सा डालने का. ओके, आइज क्लोज. ई-कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू 5 parts. First part is in relation to second part, third part, fourth part, fifth part. अब करते हैं फर्दर बाइफिकेशन दोबारा से. पार्ट नंबर फर्स्ट में कॉन्सेप्ट्स. कितने कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा जी? पक्का? पार्ट नंबर 1 विच इज इन रिलेशन टू कॉन्सेप्ट्स. कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है बेटा? ई कॉमर्स का मीनिंग, उसके डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स, उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अब बात करते हैं सेकेंड फ्लो चार्ट की. सेकेंड फ्लो चार्ट इज इन रिलेशन टू टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स. इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? पक्का? कौन कौन से? ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स. ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, इसको कि हम ई बिजनेस मॉडल्स भी बोलते हैं, और ई बिजनेस मार्केट्स. उसके बाद कंपोनेंट्स, आर्किटेक्ट. वेरी गुड, आर्किटेक्चर. उसके बाद हैं जो कि आपका होमवर्क था, वर्क फ्लो. ठीक है, हाँ होमवर्क था. हाँ 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 भाई, हाँ 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 हाँ. सचिन की आवाज खुल रे, सचिन ने बैटिंग चालू कर दी. गुड. हाँ मेरे तो कान बज रहे हैं. ओके, सो टेक्निकल कॉन्सेप्ट कितने हैं हमारे पास? 5. ई बिजनेस मॉडल्स, ई बिजनेस मार्केट्स. देखो साथ साथ ही आते हैं ना ये दोनों. उसके बाद कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चर एंड वर्क फ्लो. ठीक है, अब इसी का फर्दर बाइफिकेशन देखते हैं. ई बिजनेस मॉडल्स में हमारे पास में 7 बाइफिकेशन है. B2B, B2C करके ये सारे के सारे. ई बिजनेस मार्केट्स बहुत सारे हैं, जिसमें से हमें मेजरली जो करना है वो करना है ई मॉल, क्योंकि इसके अंदर ई मॉल्स में अमेंडमेंट आ रखी है. ई मॉल 2 प्रकार के होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक. कंपोनेंट्स कितने हैं? वेरी गुड, अभी नहीं कराया. आर्किटेक्चर 2 tier एंड 3 tier. वेरी गुड. ई कॉमर्स में कौन सा यूज होता है? 3 tier. वर्क फ्लो में कितने? 8 7. ओके, कितने पॉइंट्स हैं? 7 पॉइंट्स है. इसमें से कौन सा टॉपिक रह गया अभी? कंपोनेंट्स रह गया. ओके, दोबारा से. ई कॉमर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम? 5. पहला वाला जो हिस्सा है वो है नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स. नॉर्मल कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है? मीनिंग,
डिफरेंस बिटवीन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. टेक्निकल कॉन्सेप्ट में कितनी चीज आती है? 5. ई बिजनेस मॉडल्स, मार्केट्स, कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चर, वर्कफ्लो. अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम किसका था? और कलरफुल कंपोनेंट्स. बच्चा कह रहा है ये क्या था? डायग्राम देखो बुक में. थर्ड यानी कि रिस्क एंड कंट्रोल्स. हाँ जी, रिस्क एंड कंट्रोल्स कितने पार्ट में डिवाइड करूं? पक्का? रिस्क एंड कंट्रोल्स. रिस्क सैड प्लस नए कौन से, पुराने कौन से? सैड, न्यू, डेंजर, ओल्ड. कंट्रोल्स दो. कंट्रोल्स रिक्वायर्ड and how to go with the controls. Is that clear? Part number 3 is in relation to risk and controls. So पूरा चैप्टर कितने पे डिवाइडेड? 5. पहला भाग नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स. कौन कौन से? मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सेकेंड पार्ट किसके रिलेशन में? टेक्निकल कॉन्सेप्ट. कितने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स? 5. पहला कौन सा? दूसरा, थर्ड कंपोनेंट्स, जो कि मैंने अभी तक नहीं कराया. चौथा आर्किटेक्चर. ई कॉमर्स में कौन सा? 3 tier आर्किटेक्चर. और लास्ट इज वर्कफ्लो. ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम किसका? वर्कफ्लो का. पार्ट नंबर 3 इज इन रिलेशन टू रिस्क एंड कंट्रोल्स. रिस्क इज इक्वल टू सैड प्लस डेंजर एंड कंट्रोल्स इज इक्वल टू, दो पार्ट में, रिक्वायर्ड एंड हाउ. Part number 4 is in relation to law and audit. इसका कोई चार्ट बनवाया अभी तक मैंने? बताइए. करवा दूं? ओके. ऑडिट कंसिडरेशन, यानी कि ऑडिटर को क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है अगर वो एक ई बिजनेस एंटिटी में ऑडिट करने के लिए जाता है. सेकेंड, कितनी लॉज? बस खत्म? कोई दिक्कत? पार्ट नंबर 5 इज इन रिलेशन टू लेटेस्ट थिंग्स. इसका डायग्राम बताएंगे. ट्रेंड्स, डिजिटल पेमेंट्स में एक टॉपिक है जिसको मैंने सेपरेट कराया. वो क्या था? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. लेटेस्ट वाले में ट्रेंड्स अपन का लेफ्ट है ना? नहीं कराया ना मैंने. ट्रेंड्स लेफ्ट है. डिजिटल पेमेंट हम कर रहे थे और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज मैंने आपको होमवर्क दिया था. ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 5 को ओवर कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद हम कंपोनेंट्स पे जाएंगे. जो कंपोनेंट कौन से हिस्से का पार्ट है? कंपोनेंट्स. ये वाला, ये देखिए, ये रहा. फिर ये कर लेंगे. ठीक है, चलिए. सबसे पहले अपन करने वाले हैं आपका होमवर्क डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. एडवांटेजेस रीड करो बेटा. एडवांटेजेस सबसे पहला, ओके. सचिन का फ्रेंड, सचिन का फ्रेंड, एक्सप्लेन करना है इस पॉइंट को. कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब एक्सप्लेन करो उसको. कैसे करोगे एक्सप्लेन? वो कहाँ गया जो यहाँ बैठा था? अच्छा, तू भी इसी पार्टी गई है? वाह, ओ माय गॉड, वाह 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 वाह. क्यों होता है रे, ये बताना. क्या तुम इनसे आंसर लिख लोगे कि पॉइंट क्लियर है? लिख लोगे ना पॉइंट? ओके, नेक्स्ट. पे एंड सेंड मनी एनीवेयर एनी टाइम. देखो, एक बार ये केस स्टडी आई थी.
वो कहता बंदा जो है, कोविड की बात है, किसी मॉक टेस्ट में था, जाने कहा था, कोविड के टाइम की बात है, केस स्टडी में ये आया कि ए को पैसे देने हैं बी के, ठीक है, और ए को पैसे देने हैं बी के, बी कह रहा है कि मेरे घर आ जा, मुझे पैसे दे दे, और वो कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं आना, कोविड है, कोई ऐसा जुगाड़ बता कि मैं घर बैठे करवा दूं। तो बताओ क्या जुगाड़ है, बताओ क्या केस स्टडी थी, है ना, कितना मजा आया ना। उसके बाद और लास्ट में क्या लिखा था, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द दिस मोड ऑफ पेमेंट। वाह। थर्ड, डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस। ये बताओगे मेरे को, जब स्टार्टिंग में डिजिटल पेमेंट्स आए थे ना, तो वहां पर था कि हम चार्जेस नहीं लेंगे। जैसे मान लो आप जो है एक बैंक से, इवन आज भी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, मान लो मैंने गूगल पे यूज करके ट्रांसफर किया, मेरे को मान लो किसी के 50 रुपए देने हैं, तो 50 रुपए पे 50 रुपए ही देने होते हैं ना, 51 रुपए तो नहीं देने होते ना, टैक्स तो नहीं लगा रहा ना गवर्नमेंट, नहीं लगा रहा ना। हाँ, अब जो है अगर आप इतनी लिमिट एक्सीड करते हो तो फिर वो आपको बोलता है कि 1% कन्वीनियंस चार्जेस लगेंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो 2% क्रेडिट कार्ड के एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, तो वहां से आपको डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप छोटी पेमेंट्स करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट रिटर्न रिकॉर्ड है ये। नेक्स्ट इज लेस रिस्क, एम पिन, पिन और फिंगरप्रिंट के द्वारा, इवन यू कैन यूज द वर्ड पासवर्ड एज वेल। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक बिजनेस वर्सेस जो ट्रेडिशनल कर रहा है वर्सेस ऐसा जो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सा चलेगा, इस पे केस स्टडी है, इस पे केस स्टडी है। ये क्वेश्चन पूछा, फिर वो आपसे पूछेगा बताओ ये कौन सा एडवांटेज है, और ये एमसीक्यू की केस स्टडी है, बताओ ये कौन सा बेनिफिट है डिजिटल पेमेंट का। बात समझ आई। और वो यहाँ पर आपको नीचे का कंटेंट देगा, ये ऑरेंज में जो लिखा है ना, ये कंटेंट देगा, फिर आपको बताना होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि अगर किसी बिजनेस के पास कोई एक प्लस पॉइंट होता है इन कंपैरिजन टू दी अदर कॉम्पिटिटर्स, तो दैट इज दैट कंपनी इज हैविंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर दी अदर कॉम्पिटिटर्स। एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों है, बिकॉज पेपर यूज नहीं हो रहा। एडवांटेजेस क्लियर, डिसएडवांटेजेस डिफिकल्ट फॉर अ नॉन टेक्निकल फॉर नॉन टेक्निकल जैसे कि फार्मर्स एक्सेट्रा। रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, ओवर स्पेंडिंग, हाथ से 5 रुपए भी जाते दिल दुखता है, डिजिटल पेमेंट में इतना दुखता नहीं है ना, मना कर रही है दे फटाफट पे कर। डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शंस बहुत दिक्कत होती है, पैसे आपने दे दिए बट मैं बोल रही रिसीव नहीं हुए, है ना, ट्रांजैक्शन बीच में लटकी रह गई। नेक्स्ट, इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट, ऑब्वियसली अगर मेरे को अपनी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे लगाना है ताकि लोग जो है मेरी वेबसाइट से शॉपिंग कर सकें, तो पेमेंट गेटवे वाला मुझसे पैसे नहीं लेगा, खूब सारे पैसे लेगा। नॉर्मल वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे मिनिमम 5000 रुपीज तो वेबसाइट वाला ले लेगा, फिर जिसका पेमेंट गेटवे यूज करूंगी 15,000 रुपये वो ले लेगा। मान लो मेरी अर्निंग 1 लाख रुपीज की होती है पर मंथ की, तो 20,000 तो यही खत्म हो गए ना, पेमेंट गेटवे ही खा गया, जिसका कि यूजर सोचता भी नहीं है एक बारी। वेबसाइट से अगर आप खरीद रहे हो कोई सामान तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आप कहोगे मुझसे कैश ले तो 5 रुपए, तो हम नहीं खरीदते तेरी वेबसाइट से, वो तो इक्विवेलेंट लेके चलता है ना, बट हमारे को तो पे करना पड़ेगा, वेबसाइट वाले बंदे को तो पैसे पे करने पड़ते हैं, तो 20,000 तो इसका खर्चा आ गया। दुख लग रहा है ना बहुत ज्यादा। एक दिन ये Amazon जैसी कंपनी भी बैठेगी जो ये आपको दे रही है ना रिटर्न्स, प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होने के बाद में कैटेगराइजेशन की जाती है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी, आप उसको किस हालत में रिटर्न करते हो उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन की जाती है। फिर ये जो प्रोडक्ट है वापस किसी दूसरे कस्टमर को दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो डिपेंड करता है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। उसके बाद में जो आप रिटर्न कर रहे हो, लॉजिस्टिक्स उसका इन्वॉल्व है, उसके पैसे जब आपको भिजवाया तब लगे, जब आपसे पिकअप करने आया तब लगे। मान लो आपका एक्सचेंज था तो दूसरा प्रोडक्ट जो आपको लाके देगा उसमें उसकी लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई आ रही है। तो आज अभी कंपनी के पास अगर फंडिंग है तो वो ये काम कर पा रही है, अगर फंडिंग नहीं हो, इसका खुद का
ऐसा हो ना तो ये लॉजिस्टिक्स आपको करने ना दे। एक बिजनेसमैन, मान लो आप बिजनेस करते हो, मान लो, और आप जो है चाहे आप ई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एक दुकान खोल के बैठे ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, अगर सिर्फ आप गवर्न कर रहे हो और आपका अपना पैसा इन्वॉल्व है ना, आप कभी ये नहीं कहोगे कि वापस ना अच्छा ना लगे तो वापस कर देना, या मैं लेने आ जाऊंगा वापस करने के लिए, नहीं होता। स्विगी वाले के भी रेट इतने हाई हो गए ना आजकल, अगर आप खाना ऑर्डर करते हो तो पहले डिलीवरी फ्री हो जाया करती थी 15 रुपए, 20 रुपए, उसके बाद बारिश आ गई तो 45 रुपए, इतने चार्जेस हाई हो चुके हैं ना, मतलब डिलीवरी के चार्जेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कॉस्टिंग तो है ना आने जाने की, ऑब्वियस सी बात है। ये जो कॉस्टिंग आ रही है ये अमेजोन अपने एंड पे बियर कर रहा है। मान लो मैंने एक आइटम मंगाया, मैंने अभी एक कैमरे की सेटिंग के लिए एक आइटम मंगाया, 225 रुपए का है अमेजोन से, और रिटर्न दे रहा है मेरे को उस पर। मैंने मंगाया, उसके पैसे कुछ तो खर्च होंगे ट्रांसपोर्टेशन पे, 25 तो खर्च होंगे, 25 और खर्च होंगे रिटर्न ले जाने पे। मेरा तो कुछ नहीं गया, कंपनी का तो घाटा हो गया ना लॉजिस्टिक्स का, उसको तो पे करने पड़ेंगे। मैं बच्चों को बुक्स डिलीवर कराती हूँ, जब बुक्स डिलीवर कराती हूँ तो मान लो किसी को मैंने हरियाणा में डिलीवर कराई, किसी को मैंने छत्तीसगढ़ में डिलीवर कराई, ठीक है, वो जो कुरियर है वो कहता है मैम मेरे को मिसप्लेस हो गया, कुछ है, कुरियर जो है वो मेरे पास वापस आ गया, चलो कोई बात नहीं, मेरा कुरियर का चार्ज एग्जाम्पल 200 रुपये था, वो तो लग गया ना, वो तो लग गया। कुरियर कंपनी ये तो नहीं कहेगी ना कि नहीं हमने आपकी बुक बच्चों को डिलीवर नहीं करी, लो आपके 200 वापस, नहीं होगा ऐसा। फिर बच्चों को बुक्स नहीं मिली, क्या करानी पड़ेगी, रीसेंड, फिर वापस से 200 रुपये क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। मान लो बुक 1000 रुपए की है तो 400 रुपए तो कुरियर के यहीं खत्म हो गए। बच्चा कहेगा मैम बताओ बुक टाइम पे भी नहीं आई, 4 गाली बच्चे से भी सुनोगे। मैं गाली सुनने वालों में से हूं नहीं, बुक लेनी है लेनी कोई बात नहीं, ठीक है, बात समझ आई। तो कंपनीज आज की डेट पे लॉजिस्टिक्स पे जो स्पेंड कर रही हैं, उनका खुद का पैसा जब इन्वॉल्व होगा ना, उस दिन ये पॉलिसीज वगैरह सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बिजनेस की कॉस्ट क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। सेकेंडली आपको स्टॉक मेंटेन करना रहता है, आपको पता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है, यस मैम, कॉस्टिंग पे तो तुरंत यस मैम। नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस। अच्छा एक और बात थी, आपको याद होगा जब अपने ई बिजनेस के डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या था, जाओ खोजो, फटाफट खोजो, जल्दी 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 जल्दी। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या था, यहां पर भी इसने ये बोल दिया ना, ठीक है, चलो। सो वी आर डन विद द पार्ट ई का सबसे लास्ट टॉपिक, नाउ डिजिटल पेमेंट्स। ओके, सो डिजिटल पेमेंट्स मीनिंग कर लिया था अपन ने। टाइप्स दो तरीके के होते हैं, न्यू एंड ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल के दो पार्ट्स बताएंगे, कार्ड्स एंड नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग का दूसरा नाम इंटरनेट बैंकिंग। अच्छा मोबाइल बैंकिंग भी इसी में आता है क्या, नहीं 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 नहीं, वो उसमें नहीं आता। ओके, कार्ड्स में कितने कार्ड्स हैं, पहला, दूसरा, थर्ड, स्मार्ट कार्ड। ओके, अब बात कर लेते हैं न्यू मेथड्स की, ठीक है, ये हमने कर लिया खत्म। न्यू मेथड्स की बात कर लेते हैं। न्यू मेथड्स अपन पढ़ रहे थे ना उसी दिन जब लास्ट क्लास चल रही थी। सो हमने यूपीआई कर लिया था, ठीक है। आईएमपीएस, आईएमपीएस तो इंस्टेंट पेमेंट सर्विस होता है ना, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। फुल फॉर्म एमसीक्यू के लिए मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भीम कर लिया था अपन ने, नहीं ये लेफ्ट आउट है। ओके, मोबाइल वॉलेट्स कर लिया था, ओके। सो इन तीन में कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे एईपीएस भी किया था, सबसे ज्यादा मजा आया था ना एईपीएस करके। अपना अंगूठा मुझे दोगे तुम, क्यों, गुरु दक्षिणा पढ़ाने के बाद मैं तुमसे तुम्हारा अंगूठा ही मांग लूंगी, नहीं दोगे, बताओ कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं। बेटा सच्ची बता रहे हो, दे भी मत देना, बट देखो बैलेंस तो माइनस उसी के पास होगा ना जिसका पास बैलेंस होगा, इसके पास बैलेंस ही नहीं है उसका क्या माइनस होगा रे। चलो ओके ओके, चलिए अब बात करते हैं, ये बाकी सारे लेफ्ट है ना, हमने किए नहीं था, मेरे ख्याल से एईपीएस ही लेफ्ट था। ओके, मोबाइल बैंकिंग। सो मोबाइल बैंकिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि आप मोबाइल के थ्रू क्या कर रहे हैं,
बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो हर बैंक की क्या होती है, अपनी ऐप होती है। सेंट्रल बैंक की अपनी ऐप, कोटक की अपनी ऐप। आप अपना फोन खोलिए, आपके पास कोई ना कोई जरूर ऐप होगी, है ना? जिसके पास बैलेंस होता है उसी के पास बैंक अकाउंट होता है। ये दिख रहा है आपका कोटक बैंक, ठीक है? ये दिस इज अ मोबाइल बैंकिंग। सो इफ आई ओपन दिस and do any kind of transactions or any kind of activity, this is a mobile banking. मैं इससे अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भी भर सकती हूँ। मुझे कोटक बैंक या जो रिस्पेक्टिव बैंक का जो ऐप है उसमें फैसिलिटी मिलती है। मैं इसी ऐप से यहीं पर अभी बैठे बैठे एफडी भी कर सकती हूँ। वो खुश हो रहा है, पागल थोड़ी हूँ मैं। चाहूँ उसको, अब मुझे एफडी कराने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, मेरे अकाउंट में मान लो 2 लाख रुपए हैं भैया, इसमें से 1 लाख की एफडी कर दो, तुरंत एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा। वो पूछेगा आपसे एफडी कितने दिन की करनी है, कितने साल की करनी है, कितने टेन्योर की करनी है। टेन्योर डाला और उसके बाद अमाउंट डाला, आपकी एफडी क्रिएट हो गई। एफडी का जो कागज होता है वो आपके घर पे कुरियर होके आ जाएगा, बात खत्म। एफडी घर बैठे। दिस इज द यूज ऑफ द मोबाइल बैंकिंग। एफडी नहीं करनी चाहिए, क्यों? ओह, अच्छा मान लो 2 तरीके के लोग हैं, ठीक है? ये है ए, ये है बी, ठीक है? ये है ए, ये है बी। आपने कहा कि एफडी में नहीं करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में करना चाहिए। ए बहुत ज्यादा बिजी रहता है, इसके पास टाइम नहीं होता है। और बी ये भी बहुत बिजी रहता है, बट ये टाइम निकाल कर स्टॉक मार्केट को स्टडी करता है। ये बंदा स्टॉक मार्केट को स्टडी नहीं करता। टाइम अगर निकालना चाहे तब भी इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, देर लेबर का इंटरेस्ट नहीं है। हैं? लाओ दो, मुझे पैसे दो, लाओ दो ना। कि बी, तुमने बोला बी बंदे को पैसे देना है, मैं ही तो हूं बी, लाओ पैसे दो। जब पैसे कमाओगे ना तब मालूम पड़ेगा कि ऐसे, जब ये लोग भी जो होते हैं ट्रेडर्स जो होते हैं ना, ये लोग भी ना, अगर ऑब्वियस ही बात है जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है वो बंदा वो काम जरूर करता है, टाइम निकाल के करता है। आई डू हैव मेनी फ्रेंड्स जो कि इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मैं उनसे ये बोलती हूँ कि अच्छा मुझे बस इतना बता देना कि कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट किया, मैं खुद ही कर लूंगी। तो बस बता दे बस कब कब क्या करना है, कब सेल करनी, कब परचेस करनी है, बता दे बस, तो मुझे बता दे बस। क्या बोलते हैं उसे? कुछ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। बिकॉज सब कुछ पैसा ही होता है, लिटरली बोल रही हूँ। जो वो स्टडी करेगा ना उसके बाद वो खुद ही बोल देगा तुम मेरे पे बेस मत रहो, मेरा अपना दिमाग चलता है, मेरा अपना एनालिसिस है। अब कल को मान लो डाउनवर्ड चला गया, नहीं गया अपवर्ड, फिर तुम उस बंदे को बोलोगे 4 चीजें, वो बंदा एस्केप कर जाएगा वहीं से, तो कोई नहीं होता। तो इसीलिए जिस बंदे को इंटरेस्ट नहीं है, जिस बंदे को नॉलेज नहीं है, जो बंदा बहुत बिजी है, वो बंदा एफडी में पैसे करेगा। और मेरा जैसा इंसान जो बहुत ही बिजी है तो वो एफडी भी नहीं करेगा, वो सेविंग अकाउंट में पैसा रखा रहेगा। भाई यही तो बात है। तब इंटरेस्ट तभी तो लूज करता है इंसान। ज्यादा पैसे की वैल्यू करोगे, इसमें इंटरेस्ट दिखाओगे तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। जितना जितना आप बिजी होते रहोगे, कम पैसों पे इंटरेस्ट दिखाओगे, आपके रिटर्न्स पैसों के उतने कम हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट 3 से 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे आपको दे देगा रिटर्न, बात खत्म। दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट इज। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में इससे बढ़िया तो इससे बढ़िया, तो बढ़िया कुछ नहीं होता, सब कुछ वक्त कराता है, बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं होता। हाँ जी। और क्या बोलते हैं, बाकी इसीलिए ही फाइनेंस का जो डोमेन है ना, दैट इज ओपन फॉर द गाइस। जिसको बहुत इंटरेस्ट है, जिसको पैसे से पैसा कमाना आता हो ना, वो फाइनेंस में जरूर जाए। दूसरे के पैसों से पैसा, कंपनी दूसरों से पैसा उठा के पैसे से पैसा कमाती है ना, तो वही चीज है ना, पैसे से पैसा कमाना, जरूर अपना ही पैसा हो। और वो इंसान सबसे बढ़िया होता है जो दूसरे के पैसे से पैसा कमाए रे। सबसे बढ़िया इंसान तो वही है ना। तो आई थिंक दिस इज अ फील्ड जो कि एक
हर एक डोमेन का बंदा खोजता है। आईटी वाला बंदा जॉब करेगा, पैसे कमाएगा, जॉब से पैसे लेके आएगा, वो भी यही करेगा। टीचर पैसे कमाएगा, वो भी यही करेगा। पैसा जैसे ही आता है ना, यू लुक इनटू द फाइनेंसिंग ऑप्शन, यू लुक इनटू द फील्ड्स, कहाँ कहाँ आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, यू लुक इनटू द इन्वेस्टिंग डिसीजंस। सो ये डिसीजंस अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो आप कर सकते हो। 99.99% जो लोग जॉब में होते हैं ना, वो आई थिंक जॉब के 20 ईयर्स के बाद स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं। आप एनालिसिस करके देख लेना, जितने लोग जॉब कर रहे हैं, उनको जॉब करते 20 साल हो गए, ठीक है, तो वो लोग कॉन्टिन्यूस 20 ईयर्स अगर जॉब कर रहे हैं तो वो स्टॉक ट्रेडिंग पक्का कर रहे होंगे। जीरोधा उनके फोन में मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट इज, क्योंकि जब जॉब करने वाले बंदों को पैसे आ रहे हैं, उसे ये भी पता है कि आगे भी आते रहेंगे। ही कीप्स ऑन इन्वेस्टिंग। ठीक है, सो मोबाइल बैंकिंग समझ में आ गया। सो हर बैंक का क्या होता है, अपना मोबाइल ऐप होता है, एंड्रॉइड फॉर या फिर iOS के लिए। सो इट यूजेस द सॉफ्टवेयर कॉल्ड ऐप फॉर द ट्रांजैक्शन, कंडक्ट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, आसान था ना। अब बात करते हैं USSD। USSD फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। अभी तक जब भी हमने बात करी, क्या उस सब में ये फोन का इस्तेमाल हुआ? हाँ। और ये कैसा फोन है? स्मार्टफोन है। बट हो सकता है कि मेरे पास या तुम्हारे पास स्मार्टफोन ना हो, तो क्या मैं अब इन सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकती? कर सकती हूँ। उसके लिए ये है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, दैट मीन्स वेयर वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ इंटरनेट और दी स्मार्टफोन। एग्जाम्पल दिया, जैसे ये हैशटैग यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। बहुत सारी बैंक के अलग अलग कोड्स होते हैं, फिर आप उन कोड्स को इवन आप जैसे कॉलिंग करते हैं ना, कॉलिंग करके भी कॉल किया आपने, फिर उसने बोला 9 दबा दो, आपने 9 दबा दिया, फिर 2 दबा दो, फिर उसके बाद आपने बोला कि नहीं मुझे अपने पैसे इस बंदे से इस बंदे में ट्रांसफर करने हैं, तो अपना अकाउंट नंबर डाल दो, फिर सामने वाले का अकाउंट नंबर डाल दो, फिर उसका IFSC कोड डाल दो, वो सब आपसे दिलवाएगा फोन पर, और बस फिर क्या कर देगा, पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो जहां पर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वहां पे क्या इस्तेमाल होता है? MCQ के लिए इंपॉर्टेंट, जहां पे इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, क्या वहां पर भी डिजिटल पेमेंट हो सकती है? हाँ, हो सकती है। ये हो गया क्रिप्टो करेंसी। इसका तो आपका बहुत मन करेगा पढ़ाई करने का। क्रिप्टो करेंसी, किसको इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी के अंदर? रेज योर हैंड। सिर्फ मुझे ही है क्या? तुम में से किसी को क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट नहीं है? मुझे भी नहीं है क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट, बट आगे के जमाने में तो दिस करेंसी इज गोइंग टू प्रिवेल। जैसे पेपर नोट से अपन यहाँ तक आ गए ना कि अपन मोबाइल फोन की तरफ पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद आधार कार्ड पे भी आ जाएंगे धीरे धीरे करके। अब ये उसके बाद क्रिप्टो करेंसी प्रिवेल करेगा, एंड क्रिप्टो करेंसी इज a modified version of barter system। बार्टर सिस्टम क्या लगा था ना, 2 किलो चावल ले लो, मैं तुम्हें 5 किलो आटा। बार्टर सिस्टम जो चलता था, सो बस यहाँ पे ही चलेगा। जो खरीद बेच हो रही होगी ना, वो कॉइन्स में हो रही होगी, और उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टो करेंसी। सो कॉइन्स में क्या हो रहा होगा? सेल परचेज। अगर मान लो आपको कोई घर लेना है, तो आप बोलोगे मैं 2 बिटकॉइन दे रहा हूं, तो मुझे घर ये मेरे नाम कर दे। तो पैसे देने की जगह क्या चलेगा? क्रिप्टो करेंसी। हाँ, फिर तुम दोनों की बातें चालू हो गई ना। मुझे बता, एक कॉइन खरीद नहीं सकता एक बंदा एक साथ, बट डिपेंड करता है कौन से कॉइन की बात कर रहे हो। करेंसी के टाइप्स हैं, यानी करेंसी जैसे एग्जांपल, जब आप डिजिटल पेमेंट करने के लिए जा रहे हो, तो अभी आपके पास बहुत सारे मोड है। पेटीएम से पे कर सकते हैं, गूगल पे से पे कर सकते हैं, है कि नहीं? वॉलेट से पे कर सकते हैं, है कि नहीं? सिमिलरली क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, आपके पास बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं। अब ये कॉइन्स कौन लाता है? ये कॉइन कोई बंदा, क्या कोई कंपनी, कोई भी लॉन्च कर सकता है। ठीक है, उसने लॉन्च कर दिया आज से सोना कॉइन मैंने कर दिया लॉन्च। कर सकती हूं मैं लॉन्च, I can, एंड आज से, अब दिक्कत क्या है? मैंने लॉन्च कर दिया, कोई खरीदे इसको? खरीदेगा?
तो कैसे पे करेगा? अपने आपके पास अकाउंट में बैलेंस है, लेट्स सपोज 5 लाख रुपए, मैंने कहा इस कॉइन का प्राइस जो है 1 लाख रुपए का, आपके पास अकाउंट में कितने रुपए हैं? 5 लाख रुपए। आप इस कॉइन को खरीदेंगे तो अपने अकाउंट से क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, यानी कि आपके अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपए कम हो गया। अब आपके पास 4 लाख रुपए तो अकाउंट में है और 1 लाख रुपए की वर्थ का क्या है? सोना कॉइन। अब इस सोना कॉइन से आप क्या खरीदेंगे? आप प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, आपकी मर्जी। बात थोड़ा सा समझ में है क्रिप्टो करेंसी कैसे काम कर रहा है? ठीक है। अब जैसे जैसे आपने प्लॉट खरीदा, सामने वाला प्लॉट बेच रहा है, अब वो प्लॉट भी बेच सकता है और आपको कॉइन भी बेच सकता है। बहुत कुछ चीजें, बहुत ट्रांजैक्शन इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है। सो क्रिप्टो करेंसी का जो बेसिस है दैट इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन क्या है वो भी नहीं पता। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब आप समझ लेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है, तभी आपको क्रिप्टो करेंसी समझ में आएगा। बट आपको इतनी बात समझ आ गई, बार्टर सिस्टम वाली बात समझ आई, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो समझ आया। एग्जाम के लिए फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इज द बिटकॉइन। सो बिटकॉइन जो है ना बेटा, वो एग्जाम्पल है क्रिप्टो करेंसी का, ना कि सिर्फ एकमात्र क्रिप्टो करेंसी है। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी और भी हैं। बात समझ आई? Is that clear? So Bitcoin is just the example of cryptocurrency. अच्छा, मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ क्रिप्टो करेंसी। करेंसी तो आप समझते हो, क्रिप्टो जो वर्ड आया बेटा वो आया इंक्रिप्शन से। इंक्रिप्शन वर्ड पता है ना आपको? इंक्रिप्ट, डिक्रिप्ट। इंक्रिप्ट यानी कि उसको कोडेड लैंग्वेज में लिखना। वो जो कॉइन आता है ना, उसके अंदर कोडेड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है कि इसकी वर्थ ये है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ क्रिप्टो करेंसी। मैंने आपको बहुत ही लेमैन भाषा में समझाया है। तो इसको हम कब करेंगे? जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर लेंगे। उसके बाद आप खुद मुझे बोलेंगे मैम आपको तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो खुद ही पढ़ लेंगे। हो गया? ये तो सिर्फ मैंने भी बेस बनाया था, हुआ नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? यस, देख इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? खोज। वही पढ़ा दूं? पिछली क्लास में तूने डिजिटल पेमेंट चालू करवाया था मेरे से, पार्ट डी की जगह ई शुरू करा था। ब्लॉकचेन, अच्छा। तो बात तुम्हारी, तुम अलग ही ठीक थे। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे कब क्या कैसे पढ़ाना है, ठीक है? तुम भी वंश, मुझे पता है कब कौन सी चीज किस तुम्हारे को पढ़ाने के योग्य है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे चीजें। ठीक है? 8 साल से पढ़ा रही हूँ और एक प्रोसीजर को फॉलो करती हूँ। तो तुम वो पढ़ लो, क्या पता जो मैं अभी पढ़ाने के लिए जा रही हूँ वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे आपको फिर। सो क्रिप्टो करेंसी, मोबाइल बैंकिंग, यूएसएसडी, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। अब आते हैं ई रूपी के ऊपर। ई रूपी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे नया वाला ई रूपी। ओके, ई रूपी। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, देखो क्या हुआ, सुनना। ये हमारे बेटा मोदी जी, मोदी जी बीइंग अ चाय वाला, ही वांटेड कि मैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के लिए कुछ काम करते हैं, जैसे कि फार्मर्स, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जब इनके खर्चे की, एक्सपेंस की बारी आती है तो इनके पास खर्चा करने को पैसा नहीं होता। तो मोदी जी कहते हैं मैं ऐसे लोगों के लिए खड़ा हूं, मैं ऐसे लोगों को हेल्प करूंगा। कैसी हेल्प करूंगा? फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है? अब मेरे पास में एक फार्मर आया, मैंने कहा बताओ क्या दिक्कत है? फार्मर कहता है मैम मेरे को ना अपने पौधों में जो दवाइयां डालनी होती हैं, मेरे पास उसके पैसे नहीं हैं, या जो सीड्स मेरे को लगाने हैं मेरे को वो खरीदते हैं, या खाद जो है मुझे वो लेके आनी है। उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई, कहाँ का उसको पैसा लगता है उसने मुझे वो बताया। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी सारी बात जायज़ है। तो यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, सामने फार्मर खड़ा है, मैंने उसको 10,000 रुपए दिए और वो चला गया खुशी खुशी। दिस वॉज बीइंग डन प्रीवियसली,
बट इसके अंदर एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी सुनेंगे। अगर मान लो ये गवर्नमेंट है, आप सोचना यहां मोदी जी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट है, मोदी जी अगर किसी फार्मर को पैसा दे रहे हैं तो डायरेक्टली तो जाके देंगे नहीं, कोई ना कोई बंदा बीच में इन्वॉल्व होगा। बोलो यस और नो। और जो बंदा बीच में इन्वॉल्व होता है बिचौलिया, जब तक वो गड़बड़ ना करे तो बिचौलिया किस बात का? बोलो हाँ कि ना। बिचौलिया जब तक बीच में गड़बड़ ना करे वो बिचौलिया किस बात का? शादी के लिए भी ऐसे ही होता है। बिचौलिया इतना गड़बड़ करता है, इतना गड़बड़ करता है, लड़की वालों को बोलेगा लड़के वालों के पास गाड़ी है, बंगला है, ये उसका पैकेज इतना है, ये सब झूठ। और लड़के वालों को बोलेगा लड़की ये सब झूठ। एक बार सच्ची ऐसे ही हुआ, मिडिल मैन के थ्रू चीजें डिस्कस ही हो गई। आओ डिस्कस ही कर ले। अच्छा उसने तेरे को ये बताया, अच्छा ये बताया, तो अच्छा तू ये नहीं है, अच्छा तू ये नहीं है, डिस्कस हो गया। चलो सो मिडिल मैन जब तक बीच में पैसे नहीं खाएगा वो मिडिल मैन किस बात का? हमारे इंडिया में तो यही है। तो क्या होता था, अगर गवर्नमेंट को 10,000 रुपए फार्मर तक पहुंचाने हैं तो ये 10,000 रुपए की जगह सिर्फ 100 कौन बोल रहा है? चल ठीक है, 100 या 1,000 रुपए ही पहुंच रहे हैं। 90% ये तो एक मिडिल मैन है, हो सकता है एक से ज्यादा हो, अनेक हो सकते हैं, तो वो भी पैसा खाएंगे और ये प्रक्रिया चलती जाती है। तो जहां गवर्नमेंट 10,000 दे दी डायरेक्टली, वहां गवर्नमेंट से इसको कितना मिल रहा है? सिर्फ। और क्योंकि ये इतने एजुकेटेड नहीं होते तो ये कुछ कर भी नहीं पाते। ठीक है, अब इस चीज को क्योंकि अपन डिजिटल पेमेंट में पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट ने बोला नाउ आई एम गोइंग टू लॉन्च अ प्रोसेस। ठीक है सचिन, जिस प्रोसेस के तहत मैं फार्मर को 10,000 पहुंचाऊंगा। गवर्नमेंट यहां से डेबिट करेगा इनके अकाउंट में, तो मिडिलमैन गया बाढ़ में, और ना ही ये पैसे फिर यहाँ पे माइनस होंगे, सारा का सारा पैसा एग्जैक्ट 10,000 का 10,000 इनके पास पहुंच जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा तो बताओ ये किसने लॉन्च किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पढ़ना नहीं अभी बुक से अंदर से, ब्लू शर्ट नहीं पढ़ना, तुम नहीं हो, ब्लू शर्ट हो। हाँ, व्हाट्स योर नेम? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब यहां इतना करने के बाद फिर भी एक दिक्कत आई, ये वो दिक्कत जो दिक्कत बच्चे भी पैदा करते हैं, वही दिक्कत इन फार्मर्स ने भी पैदा करी। सुनना ध्यान से क्या किया इन्होंने। इनको पैसा दिया 10,000 रुपए, ठीक है, कि जाओ जाके सीड्स खरीद के लेके आओ, खाद लेके आओ। हाँ, ये पौवे खरीद रहे भाई, ये पौवे खरीद रहे। इनका काम तो ये कह रहे कि मेरा काम तो 1,000 की जगह डबल भी करूंगा, 2,000 में चल गया। 8,000 रुपए तो क्या है पौवा खरीदने का। बात समझ आई? अब गवर्नमेंट फिर पागलिशान, कहते मैंने 10,000 दिए किसके लिए? फार्मिंग करने के लिए। तुम फार्मिंग तो नहीं कर रहे हो, तुम तो चार्मिंग कुछ और ही कर जा रहे हो। सो यहाँ पर फिर दिक्कत आई। अब वो कह रहा यार गवर्नमेंट फिर परेशान, क्या करे। हम लोग डिजिटलाइज हो रहे बेटा, तुम वापस पिछड़ रहे हो। बात तो वही हुई ना, मिलना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर बिचौलिया इन्वॉल्व। पैसे में इन्वॉल्व नहीं हुआ पर ट्रांसपोर्टेशन में तो जो बंदा लेके जाएगा वो भी तो खाद चुरा सकता है। बात तो चोरी की हो ही गई। क्यों सचिन? अच्छा कंसल्टेंट नहीं है ये। आओ तो सुनते हैं कि क्या हुआ आखिर में, जिससे कि ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि जब मैं तुम्हें, यहां से इरेज करती हूं मैं एक सेकेंड, जब मैं तुम्हें कोई भी बेनिफिट या फाइनेंशियल एड देना चाहूंगा, जब मैं तुम्हें कोई बेनिफिट या फाइनेंशियल एड देना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा? मान लो मैं तुम्हें 10,000 रुपए देना चाहता हूं खाद वगैरह खरीदने के लिए, तो क्या होगा? इस 10,000 रुपए के लिए मैं तुम्हारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक स्कैन कोड भेजूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर के मोबाइल नंबर पे एक स्कैन कोड भेजेगी।
उस स्कैन कोड में वो 10,000 रुपए तक खर्च कर सकता होगा, ठीक है। अभी क्या करेगा, दुकान पे जाएगा खाद की, ठीक है, वहां से खाद खरीदी इसने, लेट्स सपोज 5,000 की खाद, तो क्या करेगा, अपना कोड वहां पर देगा। वो स्कैन कोड भी हो सकता है, एक नॉर्मल कोड भी हो सकता है, जैसे कि आपका ओटीपी वगैरह नहीं आता, ऐसा कोई कोड भी हो सकता है, 12 डिजिट का, 18 डिजिट का कोई कोड हो सकता है। वो कोड जाके दिखाएगा तो उसके वहां पर रिडीम हो जाएंगे 10 में से 5,000 रुपए, ठीक है। अब 5,000 बाकी है। अब ये गया, कहता है मेरे को पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं। अब इसको क्या खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स। 2,000 रुपए पेस्टिसाइड्स खरीदे इसने। फिर वहां पे जाएगा, स्कैन करेगा, सेम प्रोसेस। अब कितने रुपए बचे इसके पास, अब तो सामने पेस्टिसाइड्स के बिल्कुल ही दुकान थी, ठेका था। अब तो कतई हम मन को जो है ना शांत नहीं कर सकते, अब तो जाना बनता है। जैसे ये ठेके पे गया बेटा, जैसे ये ठेके पे गया और ठेके पे जाते ही इसने बोला कि मुझे 2 पौवे दे दो। पौवे आए, पौवे आए। उसने कहा बेटा कैश पेमेंट कर दो या डिजिटल पेमेंट कर दो। उसने बोला नहीं, मेरे पास तो कोड है। इसने कहा लो, लाओ कोड दो। जैसे उसने कोड स्कैन किया, इनवैलिड, खत्म, नहीं होगा स्कैन। बच्चों क्यों, स्पेसिफिक, जिस काम के लिए दिया गया उसी काम के लिए। मैं कहती हूं मेरा कृषि, मेरा फार्मर पौवा नहीं पीता था, बेचारा बहुत गरीब था। कहती हूँ पौवा नहीं पीता था, गरीब था। यहां पर वो एक स्टेशनरी की दुकान पे जाता है, कहता बच्चों की किताब खरीद लेता हूं। बच्चों की किताब के लिए बेटा, बच्चों की किताब के लिए भी वहां पर भी बारकोड स्कैन नहीं होगा। किताब के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारी दूसरी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से पैसा उठाओ, ना कि कृषि का पैसा यहां पर लगाओ। तो बात समझ आई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पौवा, एवरी सेक्टर जो फार्मिंग से बिलोंग नहीं करते। अब आई बात समझ में। अब तो जितना मिलना था उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड वैलिडिटी, यू अंडरस्टैंड वैलिडिटी। मान लो कृषि ने कहा मेरे तो ना एक सीजन में 10,000 रुपए का खर्चा आ जाता है, तो उसको एक सीजन का 10,000 रुपए मिल जाएगा। उसने कहा मैम मेरे को तो एक सीजन का 2 लाख का खर्चा आता है, 2 लाख का स्कैन कोड उसको मिल जाएगा। जब उसको सामान चाहिए स्कैन करे और काम खत्म करे। अब यहाँ पर 2 तरीके आते हैं, कोड आता है या तो स्कैन कोड आता है। स्कैन कोड में आपको समझ आती है, जैसे स्कैन हो जाती है, बट स्कैन करने के लिए क्या चाहिए बेटा, स्मार्टफोन। अब दिक्कत यह है कि फार्मर के पास स्मार्टफोन नहीं हो सकता, तो उसके पास दूसरा फोन हो सकता है, नॉर्मल फोन हो सकता है। तो वहां पर क्या आया, नॉर्मल कोड आया, जो आपका 12 डिजिट का 18 डिजिट का कोड होता है, वो उसको बता सकता है। बोलो बात समझ आई। सारी चीजों का निवारण होगा कि नहीं हो गया, सही रहा ना। इसकी कंसल्टेंसी अच्छी थी कि मेरी कंसल्टेंसी अच्छी है। मेरी अच्छी है ना, मुझे पता था। वैसे मेरी नहीं है, ये जिसने इजाद किया है उसकी है ये। चलो दोबारा बोल, थोड़ा ऊंचा बोल। किसने, हाँ अच्छा, जस्ट लाइक टुडे द पीपल आर डूइंग, ये तो आज भी चल रहा है ऐसे। तो दुकान पे मैं गई गोल्ड लेने के लिए, कहता मैम आपने कार्ड स्वाइप करना है। मैंने कहा, कहता मैम एक काम कीजिए, आप मान लो आपने 1 तोला लिया है, ठीक है, 1 तोला अप्रॉक्स 60, ठीक है, आप 60,000 का खरीद लीजिए, आप स्वाइप करेंगे 60,000 आएगा। मैंने कहा अब मैंने इयररिंग लिए थे, उस इयररिंग के पीछे का जो ये रिंग होता है, जो जो घुसता है अंदर छेद के अंदर, वो जो पार्टिकल था वो बहुत ज्यादा वाइड था, तो मुझे उसको नैरो करवाना था। तो उसमें ब्रशिंग लगती है, तो उस ब्रशिंग के हिसाब से ग्राम्स कम हो जाते हैं। जब ग्राम्स कम होंगे तो नेट वेट कम होगा, नेट वेट कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे को 60,000 में से अप्रोक्सीमेटली 1,000 उसको रिटर्न बनता था। जब उसने रिटर्न किया तो मैं तो ये कह रही हूँ कि नेट के प्राइस पे बिलिंग करता ना, नेट के प्राइस पे कहाँ बिलिंग करी, 1,000 रुपीज ने मुझे कैश दे दिया। मैंने कहा भैया कैश क्या दोगे, एक काम करो एक पजे भी दे दो, ये तो ट्रांजेक्शन आज भी चल रही है।
तो ये यूरोप में भी चल सकती है, तो नॉर्मल बाकी जगह भी है ऐसे। तो कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर मिल जाते हैं मेट्रो स्टेशन पे, वो क्या बोलते हैं हमसे पेटीएम ले लो, हमसे हमें कैश दे दो या कुछ ऐसा कर दो, बहुत लोग होते हैं ऐसे। तो दिस इज डन, बट डोंट यू थिंक इट इज फार बेटर देन व्हाट वाज गोइंग ऑन? ये मिडिल मैन का जो मेन प्रॉब्लम था ना, वो तो एटलीस्ट सॉर्ट आउट हो गया। सेकेंड थिंग, ये फार्मर किसी और चीज के लिए मैक्सिमम यूज नहीं करेंगे। और जो आप कह रहे हो धीरे करके सब पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिस जो आजकल चल रहा है ना इंडिया के अंदर ये जुगाड़, सब पे धीरे करके खत्म होगा। नाउ डेज आप किसी भी बिजनेसमैन को जाके बोल दो कि हमें नंबर 1 का पैसा दिखाना और कैश आपसे लेना, वो शायद वो मना कर देगा। अब धीरे करके ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, क्योंकि उसको जीएसटी वाला बिलिंग पड़ेगा, जीएसटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत कुछ चीजें हैं। ठीक है, चलो सो अब आते हैं ई रूपी के ऊपर। लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ई रूपी किसने लॉन्च किया? बेस्ड ऑन यूपीआई। यूपीआई रेफर्स टू यूनिफाइड पेमेंट, पक्का नहीं, इंटर बैंक था, इंटरफेस। सो जैसे आप यूपीआई करते हैं ना, स्कैन कोड लगा के मान लो यूपीआई करते हैं, वैसे ही वो लोग करते हैं। इट इंश्योर सीमलेस, सीमलेस का मतलब, हाँ सीमलेस, विदाउट एनी हिंड्रेंस, ठीक है। सीमलेस, देखो जो किसी चीज को बुनना, जैसे टांका लगाना, इट्स कॉल्ड सीमिंग, ओके। एंड कोई चीज टांका ना लगा के उसे फेविकॉल से चिपका दिया, कोई टांका नहीं लगा चिपका दिया, इट इज सीमलेस, कोई छेद नहीं है, कोई खराब कोई चीज नहीं है, दैट इज अ सीमलेस, यानी विदाउट एनी मोर ऑफ द एफर्ट्स, इट इज वेरी कंफर्टफुल। ट्रांसफर ऑफ द बेनिफिट्स, and that is a financial benefit to the citizens in a leak proof, यानी कि middleman नहीं है। yes you, leak proof यानी कि अब बिचौलिया पैसे नहीं खा सकता। बात समझ आ गई? ओके। इट इज एन ई वाउचर, वो जो जनरेट होता है वो एक तरीके से क्या है? ई वाउचर है, विच विल बी डिलीवर्ड टू दी बेनिफिशियरी। यहां पर वर्ड फार्मर नहीं लिखा, क्या लिखा है? बेनिफिशियरी, इन द फॉर्म ऑफ क्यूआर और एसएमएस। क्यूआर और एसएमएस समझ में आया? अच्छा, मैंने किसी को होमवर्क दिया था, क्यूआर कोड, through which funds would be transferred to their bank account. Therefore, these vouchers are person and purpose specific. अगर वंश को मिला है तो वंश ही खर्च कर सकता है, कोई और खर्च नहीं कर सकता इवन। हाँ, अब वंश बोल रहा कि मैम मेरे नाम से कोई और वहां यूपीआई करा करे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो यही बनाया ना, ऐसा तो फिर कोई मेरा फोन लेके ट्रांसफर कर ले पैसे? हाँ, नहीं। बात समझ आई? क्लियर? कोई दिक्कत? सो इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या थे? इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है बेटा जी, सबसे पहला किसने लॉन्च किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। लीक प्रूफ मैनर, लीक प्रूफ मैनर यानी कि बिचौलिया हटा दिया। इट इज एन ई वाउचर, या तो क्यूआर से या तो एसएमएस से आप इसको रिडीम करते हो, और इट इज पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक। गिविंग यू 1 minute टू रिवाइज इट। इट इज पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक। सचिन बस हो गया, आयुष बस हो गया। डन? यूपीआई डन। यूपीआई का फुल फॉर्म? आईएमपीएस का फुल फॉर्म? इमीडिएट, नहीं नहीं नहीं, इमीडिएट थोड़ी, इंस्टेंट है। इमीडिएट पेमेंट मोबाइल ऐप, जैसे कि भीम मोबाइल वॉलेट यानी कि पेटीएम वॉलेट। एईपीएस का फुल फॉर्म? आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। क्या ये लॉन्च हो गया है? लॉन्च होगा। यूएसएसडी का फुल फॉर्म? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री, लास्ट का डी का डेटा तो आ गया, एक एस खा गए तुम।
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री, सचिन फुल फॉर्म। मोबाइल बैंकिंग, हर बैंक का अपना बैंक ऐप होता है, क्रिप्टो करेंसी एंड ई रूपी। अब इसमें से कौन सा कोई बचा है क्या? भीम वाला बचा है, आ जाइए। छोटा भीम छोटा भीम। हमारे पास मोबाइल ऐप जैसे कि गूगल पे वगैरह ये सब चीजें हैं, फोन पे, ऐसा ही एक ऐप है भीम। स्पेसिफिक ऐप उसने दे दिया, हम पढ़ लेते हैं भैया। स्पेसिफिक ऐप उसने हमें दे दिया। अब भीम में पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं वो हमारे को पढ़ना है, बट भीम को पढ़ने से पहले भीम की फुल फॉर्म, भारत इंटरफेस, भारत का BH, आई से इंटरफेस एंड फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। किसने डेवलप किया? NPCI। NPCI का फुल फॉर्म, अच्छा ऊपर लिखा है मार्जिन में, नेशनल नहीं लिखा तो है, हाँ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या दिया था? ई रूपी। NPCI ने क्या दिया? भीम। इट इज सेम टू सेम UPI बेस्ड। सो ई रूपी UPI बेस्ड, भीम UPI बेस्ड, गूगल पे UPI बेस्ड, फोन पे UPI बेस्ड। It enables the users to send or receive money। मुझे तो पता नहीं था, ओह, बट आगे का जो मेन है वो इंपॉर्टेंट है, टू द अदर UPI एड्रेस। बट अब होगा कैसे ये देखना, बाय स्कैनिंग QR कोड और MMID। QR कोड स्कैन कर सकते हो या फिर MMID। ये MMID क्या होता है? तुम्हें कैसे पता? ऊपर लिखा है। अरे भाई काश। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। देखो, जैसे आप जब किसी कोई पर्सन को पैसे ट्रांसफर करते हो तो आप नहीं बोलते, एक आपकी आईडी होती है। मैंने आपको आईडी दिखाई नहीं थी? एक आईडी इसकी थी और जिसके पैसे किसको ट्रांसफर किए थे क्या था? कौन आया था यहाँ पर? तुम्हारी आईडी थी, लिखी किसकी आईडी थी मैंने यहाँ पर? इसी की लिखी थी। तो या तो मैं, देखो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, अगर मेरे पास ऐप है, भीम ऐप की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, मेरे पास भी भीम का ऐप है, सामने वाले के पास भी भीम का ऐप है, तो उसमें मैंने QR कोड स्कैन किया, पैसे ट्रांसफर हो गए। अगर मेरे पास भीम का ऐप है और सामने वाले के पास भीम का ऐप नहीं है तो QR कोड स्कैन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सोचो लॉजिकली। हम स्कैन किसका QR करते हैं? जिसको पैसे देने होते हैं। जिसको पैसे देने हैं उसने भीम में अपना अकाउंट बना ही नहीं रखा, उसका कोई QR ही नहीं है। से फॉर एग्जांपल, नेट ऑन कर लूं, तो सिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते क्या? कम आते हैं? आई डोंट हैव वाईफाई। I want to be a Wi-Fi, but I'm not having a Wi-Fi. Okay. So ये देखिए, ये मेरा स्कैन कोड आ गया। यानी कि अगर आपको मुझे पैसे देने तो किसका स्कैन करेंगे? मेरा ये वाला कोड स्कैन करेंगे ना। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास भीम का ऐप है ही नहीं, तो मेरे पास ये स्कैन कोड होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो मुझे दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? IFSC कोड या फिर MMID। इसके थ्रू क्या होता है? पैसे ट्रांसफर होते हैं। आप ये समझ लीजिए, ये एक आईडी होती है जिसके थ्रू हम पैसे ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि आपका UPI आईडी होता है, ऐसे ये वाला एक आईडी होता है। इज दैट क्लियर? सो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर सामने वाले के पास भी भीम का ऐप है तो पैसे कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं? अगर सामने वाले के पास नहीं है तो QR कोड से स्कैन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लॉजिकली समझ में आया? वो बंदे के पास ऐप नहीं है, ऐप नहीं है तो आईडी नहीं होगा, आईडी बेसिकली नहीं है तो बेसिकली स्कैन कोड नहीं होगा, तो क्या करे इंसान वो चीज। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, दैट्स इट। आई वी डन विद एवरी डिजिटल पेमेंट। समझ में आ गया? हाँ,
आ गई है? कहाँ करी तूने? कौन सा कहाँ पे हो रहा है बता? साइबर कैफे? कहाँ चला गया तू? ये बैकी बैकी बातें कर रहा है ये, कहीं और अपना अंगूठा अंगूठा देखे तो नहीं आ गया? अरे कहाँ होते मुझे भी तो बता। साइबर कैफे? दैट बट हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेलिंग एंड परचेजिंग। हम सेलिंग एंड परचेजिंग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो सेलिंग एंड परचेजिंग के रेस्पेक्ट में जब शॉपिंग करने के लिए जाएंगे ई कॉमर्स के अंदर या नॉर्मल कोई शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तब आपके पास क्या क्या पेमेंट के मेथड्स हैं। वो आप पेंशन कलेक्ट करने जाओगे उसमें धाड़ लगेगा ही लगेगा। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? कल को तुम बोलो बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी धाड़ लगता है। दैट इज नॉट द पॉइंट। हाँ जी, क्लियर हो गया? 1 मिनट दे रही हूँ, सारे मेथड्स पढ़ लीजिए। कोई डाउट है, कोई वर्ड समझ नहीं आता, मुझसे पूछ लीजिए। चले आगे। हाँ जी, हो जाती है बेटा। अब मैं तुम्हें करके दिखाऊं? मेरे पास भीम का ऐप नहीं है। तुम बोलो, मैं नेक्स्ट क्लास में भीम का ऐप करके ले आती हूँ अपने फोन में, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। वो पूछ रहा है कि मेजरली आपको क्या चाहिए, कि जिसको ट्रांसफर करोगे कुछ तो दोगे, या तो मोबाइल नंबर दोगे, अकाउंट नंबर दोगे, कुछ तो दोगे ना। मैं तो ये टॉपिक बच्चों को होमवर्क में दे देती हूँ, डिजिटल पेमेंट वाला, बट मुझे लगा कि इस क्लास में बच्चों को नहीं पता तो मैंने करवाया, वरना मैं नहीं कराती, मैं सिर्फ ई रूपी कराती हूँ। चले आगे। ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। ट्रेंड, यू पीपल अंडरस्टैंड ट्रेंड? बाकी सब ठीक? बाकी सब ठीक? क्या है ये ट्रेंड में है ना? हाँ कि ना? सो ई कॉमर्स में क्या क्या ट्रेंड है अपने को वो समझना है, ठीक है? सबसे पहला ट्रेंड which is nowadays very very important is your content। क्या मैं टॉपिक करा चुकी हूँ? तो फिर हाँ जी मनीष, ट्रेंड का मतलब जो चीज आजकल फैशन में है, जो चीज आजकल लोगों को पसंद आती है। तो सबसे पहले बात करी हमने कंटेंट की, तो कहते हैं कि कंटेंट ही आज के टाइम पे देवता है। सच बता रही हूँ। एक एमसीक्यू बच्चे का पेपर था, बच्चे ने मुझसे एक एमसीक्यू पूछा, with respect to strategic management we have a chapter called functional level strategies which is chapter number 1। oh oh मम्मी, these are your levels of management। corporate level chapter 4, chapter 5, chapter 6। कॉर्पोरेट वाले क्या बनाते हैं? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज कितनी है? 4। बिजनेस स्ट्रैटेजी 5 फोर्सेस इंपॉर्टेंट मॉडल। फंक्शन लेवल स्ट्रैटेजीज कितनी है? चैप्टर नंबर कितना है? 6। कितनी स्ट्रैटेजीज हैं? 6। सो मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंसिंग, ये सारी क्या है? फंक्शन लेवल स्ट्रेटजीज हैं कि नहीं है? तो इसमें से एक एमसीक्यू पूछा गया कि सबसे ज्यादा
इन जितनी भी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज है उसमें से कस्टमर ओरिएंटेड कौन सी है? ये कस्टमर किसको देखता है? अरे फंक्शनल में कौन सी वाले को देखता है? अरे एचआर को देखता है, फाइनेंस को देखता है, मार्केटिंग को देखता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखता है, किसको देखता है? मार्केटिंग को देखता है। बच्चा कह रहा है मैम पैसे को देखता है। मैंने कहा एक बात मुझे बताओ, तुम कल को सामान खरीदने के लिए गए, सामान जब तुम खरीदने जाते हो मार्केटिंग वाला तुम्हें कैसे बेच रहा है वो तुम इम्पोर्टेंट रखते हो? तुम्हें वो तो अभी क्या तुम H&M के जब कपड़े खरीदने के लिए जाते हो तुम ये पूछते हो H&M का क्या लेवल है, जरा बताना कितनी नेटवर्थ है H&M की, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना लोन है, पूछते हो क्या H&M वाले से? नहीं ना। बट वो जो सर्विस आपको दे रहा है आप उससे कन्फाइंड हो ना। हाँ, पूछना चालू करो वैसे। आई वॉन्ट यू पीपल की ऐसे दिमाग चलना चालू हुए आप लोगों का। There was a time when one of my friend, very dear friend of mine, he was doing a job and उसका ना ये ही प्रवृत्ति था। इवन मतलब हम साथ में जैसे लेके नहीं जाना चाहते थे उस इंसान को, वो बंदा कहीं पर भी कुछ भी चालू होता था। ही यूज्ड टू हैव सो मच इन्वॉल्व इनटू एवरी टॉपिक, क्यों आया, कैसा है, कब। उसकी WH फैमिली ना हमेशा, यू अंडरस्टैंड WH फैमिली? सो WH फैमिली हमेशा शॉपिंग करेगा तो खाना भी खाएगा रेस्टोरेंट वाले से, अच्छा भैया इसका स्टॉक कितना मेंटेन करते हो, कितने दिन तक रह जाता है, हर बात पे क्वेश्चन। बट उसका फायदा उसको मिला उसकी जॉब पर। उसकी जो कंपनी थी वो कंपनी बेसिकली ऐसी कंपनी थी जो कि डूबने वाली कंपनी थी, and he was able to analyze the position of the company very I think in the early stage, जब बाकी किसी एम्प्लॉय को लग भी नहीं रहा था। इवन एम्प्लॉयज के पेमेंट्स आ रहे थे, सैलरीज आ रही थी। अगर मान लो सैलरी नहीं भी आती है तब भी इंसान को शंका हो जाती है, बट यहाँ पर क्या था, पेमेंट्स आ रही है एम्प्लॉय की, बट उससे पहले उसने डिटरमाइन कर लिया था कि ये जॉब करनी ठीक नहीं है, कंपनी डूबेगी, आज नहीं तो कल डूबेगी। सो देयर वर मेनी अदर एम्प्लॉयज जैसे कि नॉर्मल लोग होते हैं, दे कंटिन्यूड, एंड वो उस बंदे ने छोड़ के वो दूसरी नौकरी ढूंढने लग गया, उसने दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली इसके इस नेचर की वजह से। बाकी जो लोग थे जो कंपनी में रहे उनका कंडीशन बताती हूँ, वो कंपनी में रहे, उसके बाद वो जो कंपनी थी दैट वाज अ ट्रैवलिंग कंपनी, टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी। वो कंपनी में जो बाकी एम्प्लॉयज थे उन एम्प्लॉयज को सबसे पहले सैलरी धीरे करके कम की गई। फिर उसके बाद में जब सैलरी कम की गई तो जब एम्प्लॉयज ने जैसे ही क्वेश्चन उठाया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन उठाया उनको ये बोला गया कि आप रेजिग्नेशन देंगे, आप रेजिग्नेशन देंगे, हम आपको कंपनी से नहीं निकाल रहे, क्योंकि अगर हम आपको कंपनी से निकालते हैं हमें आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, हम आपको कॉम्पनसेशन क्यों दे, आप रिजाइन करो, और अगर आप रिजाइन नहीं करो आप कंटिन्यू करो, आपकी मर्जी। और दिन पर दिन उनकी सैलरी डिक्रीज होती गई। कई लोगों की तो 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिली, भाई 6-6 महीने की सैलरी मिली नहीं। और जो सैलरी कम भी की गई ना, वो सैलरी हाथ में भी तो आनी चाहिए ना, वो हाथ में भी नहीं आई। सो ये एनालिसिस करके इस बंदे को ये फायदा हो गया। अब पहली बार लगा हमें कि हाँ यार ये बंदे की नॉलेज या जो इसका बिहेवियर था वो काम आया है इसको। चलो सो कंटेंट की बात करते हैं। आज की डेट में कंटेंट ही देवता है ना। आप देखो कि Amazon पे अगर आप जाते हो, बच्चा कह रहा है मैम जाते हो, आप एक बार Amazon पे ले जाओ, ठीक है मैं ले जाती हूँ। अरे जस्ट अ सेकेंड। नहीं नहीं फोन पे मत खोलो, मुझे देख सबको दिखाना भी तो है, रिकॉर्डिंग भी जानी है। हाँ वो खुल ही रहना, एक्चुअली पेन को लेफ्ट में कर रहे हो तो वो राइट में क्लिक होता है। सो आई लाइक योर स्ट्रैटेजी। दूसरा खोल लेती हूँ, गेस्ट मोड। नहीं
ओके सो मैंने यहाँ पर अमेजोन की वेबसाइट खोली, ठीक है। क्या खरीदना है? ड्रेस खरीदनी है, मोबाइल फोन, चलो ओके, कॉमन कॉमन कॉमन, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन। अब इस पर लिखना भी बहुत मुश्किल है, MO, मोबाइल अंडर 10,000, ओके, रियलमी, ओके। सो ये दिख रहा है आपको? अब देखो यहां पर ये फोटो दिख रही है आपको। अब मैं आती हूँ इसके ऊपर, दिस इज अ वीडियो, साउंड तो नहीं आएगी, ये वीडियो प्ले हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ओके। मर्चेंट वीडियो दिख गया, ओके। अब मैं आती हूँ ड्रेस के ऊपर, मन तो मेरा वही है ना, क्या 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 क्या, ड्रेसेस फॉर वुमेन, दिस वन आई एम लाइकिंग, शर्मा शर्मीली है। ये देखो ये फोटोज दिख रही है इसकी, ये तो खुश क्यों हो रहे हो? ये तो नॉर्मल शॉपिंग है ना, ऐसी तो करते हैं अपन शॉपिंग, नहीं करते क्या शॉपिंग ऐसे? अच्छा, और कोई दूसरी ड्रेस देख लेते हैं। अरे भैया बहुत दिक्कत है। अच्छा चलो दूसरी ड्रेस, और कौन सी, ये अच्छी लग रही है, नहीं ये फुल फुल है, इसकी कैसे लग रही है, ये देखते हैं। इसके पास भी ड्रेसेस, इसके इतने फोटोज डाल रखी हैं, ठीक है चलो और देखते हैं। मन नहीं भरा अभी भी, ड्रेसेस से तो मन ही नहीं भरता। अच्छा और बताओ गर्ल्स, कौन सी ड्रेस, जल्दी बताओ। नहीं नहीं, मुझे भी कोई पसंद नहीं आ रही, दूसरी ड्रेस देखते हैं। चलो मेन की देख लेते हैं, कीबोर्ड, आ गया भैया, चश्मिश भी आ गया। चलो इसी को खोल लेते हैं। ओह ओह वाई, आइए इसकी तो वीडियो भी है भैया, आइए। वाह, आवाज तो उसमें आएगी नहीं, प्रोजेक्टर है। ये वीडियो चल रही दिख रहा है? हाँ आवाज, हाँ स्पीकर से अटैच होना चाहिए था ना। दिख रही है वीडियो चलती हुई? अच्छा अब आप मुझे बताओ, एक जगह खाली इमेजेस और एक जगह वीडियोस, विच वन इज मोर अट्रैक्टिव? थैंक यू, जस्ट फॉर दिस सेक मुझे ये सब करना पड़ा। देखो क्या बोला उसने, शॉपेबल वीडियोस इंस्टेड ऑफ इमेजेस। आजकल लोग पैसा बनाने के लिए जब ताकि कस्टमर जो है परचेज करे, उसके लिए क्या बनाता है? वीडियोस। सो कंटेंट इज द मालिक राइट नाउ, और आजकल क्या चल रहा है? वीडियो इंस्टेड ऑफ इमेजेस। क्या समझ में आया? याद रहेगा ना अभी आपको? नेक्स्ट इज सोशल कॉमर्स। इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, जो चीज बिक रही है ना बस वही बिक रही है। इतने स्टोर्स है, इतने स्टोर्स है, इतने स्टोर्स है। कभी कुछ मंगाया है इंस्टाग्राम से? हाँ यस, क्या मंगाया तूने? ओह स्क्रंचीज, मेरे लिए भी गिफ्ट के लिए एक ही तो मंगा, स्क्रंचीज है ना, मतलब मैनी, एक मेरे को गिफ्ट करना। बच्चा पूरा स्क्रंचीज, खाने की चीज लग रही है कोई, मंचीज नहीं है, स्क्रंची है। समझाओ उसको क्या होता है। मंचीज नहीं है, स्क्रंचीज है, ठीक है। रबर बैंड इज अ नॉर्मल प्लेन बैंड, बट वो जो फ्लफी सी होती है जो उसने लगा रखी है, स्क्रंची, ओके।
So social media. So if you are doing commerce, that is e-commerce with the help of the social media, that is nowadays a trend. You are selling. अब पहले आपको एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, फिर बोलेंगे ये आपको कहाँ मिल जाएगा, Amazon पर मिल जाएगा. दिखाते हैं प्यारे से हेडफोन दिखाएंगे, नॉइस कैंसलेशन है, ये और उसका क्या बोलेंगे, Amazon. है कि नहीं? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम. ओके, नेक्स्ट इज मोबाइल कॉमर्स. आप में से कोई लोग जो Amazon को डेस्कटॉप पे बैठ के यूज करते हो? नहीं ना, सब लोग मोबाइल से यूज करते हैं ना. तो सबसे पहले क्या आना चाहिए ट्रेंड में, एक आपका ऐप आना चाहिए, ताकि जो यूजर है उसको डेस्कटॉप की या लैपटॉप की जरूरत ना पड़े, वो ऐप के थ्रू क्या कर सके, आपके शॉपिंग कर सके. तो मोबाइल कॉमर्स इज अ न्यू ट्रेंड. पहले वेबसाइट खोल खोल के शॉपिंग किया करते थे. यस मैम, तो ऐसे बोल रहे तूने बड़ी करी है, पैसे तेरे पास तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है. बैंक अकाउंट भी नहीं है तेरा, बैंक अकाउंट भी नहीं है अभी, पर होना चाहिए. 18 बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज बायोमेट्रिक्स. सो बायोमेट्रिक्स आपने बहुत जगह देखा होगा. यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोमेट्रिक्स एज वेल. जो फिंगरप्रिंट या इम्प्रेशन से जो चीजें होती हैं. नाउ दिस हैज बीन टेकन इनटू नोटिस. जिस प्रकार से इंसान व्हाट्सएप की डेटा को अपना पर्सनल डेटा कहता है और उसको छुपा के रखना चाहता है, सिमिलरली वॉट एवर ही इज डूइंग ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट्स और दी एप्लीकेशंस, अमेजोन से मैं जो भी परचेज कर रही हूँ मैं नहीं दिखाना चाहती आपको उसकी हिस्ट्री. तो फिर क्या करेंगे? बायोमेट्रिक्स इज द न्यू ट्रेंड विच वुड बी कमिंग. सो रीसेंट टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें कि क्या होगा, वो ऐप किसके थ्रू खुलेगी, या तो फिंगरप्रिंट से या फिर फेस से या फिर वॉइस से, एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ स्टोलन और फॉरगेटिंग पासवर्ड. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओ माय गॉड, कहीं पे पीछे नहीं छोड़ने वाला. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो नाउअडेज अमेजोन से कोई पार्सल अगर आता है, so, इंसान बात करने से पहले कौन बात करता है? रोबोट. एंड द रोबोट डज द चैट, एंड दिस इज नोन एज चैट बॉट. हाउ मे आई हेल्प यू? फिर उसके बाद में वो आपको नंबर देता है, कौन से वाले ऑर्डर में आपको प्रॉब्लम है. फिर आप बोलते हो मैंने ये ऑर्डर किया था, इसमें मुझे प्रॉब्लम है. इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको 4-5 चीजें देता है, इसमें या अदर्स है, अदर्स में क्लिक मार करोगे. फिर धीरे 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 जाके लास्ट में जब लगता है ना कि रोबोट उसको सॉल्व नहीं कर सकता, तब जाके बात किस पे आती है? इंसान पे आती है. उससे पहले रोबोट ही सब कुछ कहता है. फोटो क्लिक करके भेजो. स्विगी पे तो बहुत बारी होता है ऐसा, फूड को लेके, फूड खराब क्वालिटी का आ गया, मैं बोलती रिफंड दो. रिफंड देने के लिए वो आप, हाँ कौन सा ऑर्डर, पनीर खराब है या रोटी खराब है? मेंटलिटी खराब है. सो चैटबॉट अलग से आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर. चैटबॉट अलग से आ सकता है. चैटबॉट क्या होता है? अ फुल्ली ऑटोमेटेड चैट एजेंट जो आंसर करता है आपके सारे क्वेश्चंस का. चैटबॉक्स समझ गए ना, दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना. ओके, नेक्स्ट पेज पर चैटबॉट के बारे में और कंटेंट है. चैटबॉट इज कॉमनली नोन एज मैसेंजर बॉट्स. It is a piece of software that can be used by retailer to chat with the customer via text or voice. Very important for your exam. Very, very, very important. Chatbot. Snapchat के बारे में बात थोड़ी कर रही हूँ मैं. यार अब तो Snapchat पे आना ही पड़ेगा. लेके बच्चे, मतलब पहले इंस्टाग्राम पे लेके आया, फिर बच्चा लिंक्डइन पे लेके आया, फिर उसके बाद अब स्नैपचैट पे आना ही पड़ेगा. अब तो जेल में आना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा. अब तो आना पड़ेगा स्नैपचैट पे. हैं? टिंडर वो मेरे को अच्छा नहीं लगा. दो दिन में अनइंस्टॉल कर दिया मैंने. है? हाँ, वो कोविड के दौरान दोस्तों ने रिकमेंड किया था. फिर मैं समझ गई कि उनके ऑब्जेक्टिव और मेरे ऑब्जेक्टिव मैच नहीं हो रहे. तो फिर टिंडर को अनइंस्टॉल कर दिया मैंने. भाई देखो, जहाँ ऑब्जेक्टिव मैच है वहीं तो कोई
तुम तो बहुत समझदार हो ना इस फील्ड में। आजकल छोटे छोटे बच्चों के तो दोस्त है मतलब। हाँ, छोटे छोटे बच्चों के ही है। सो आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो ना, आई डू न्यूमरोलॉजी, है ना, बताया था मैंने आप लोगों को। तो समटाइम्स इट हैपेंस, बच्चे का ब्रेकअप हुआ, मैम ये मेरा डेट ऑफ बर्थ ये उसका डेट ऑफ बर्थ, प्लीज कुछ सजेस्ट कीजिए। निक्के 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 बच्चे होते हैं। पैचअप करने से, पैचअप नहीं, ब्रेकअप हुआ था। नहीं, आई एम नॉट अ पामिस्ट, आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट। पामिस्ट में थी, आई वाज व्हेन आई वाज इन क्लास 6th, तब मैंने पामिस्ट्री रीड करी थी क्लास 6th में। हाँ, और क्या बोलते हैं, मैं रीड करी और मुझे इतना कीड़ा लग गया ना पामिस्ट्री का कि मैं जिस भी इवेंट में, मतलब मेरी मम्मी पापा मुझे शादी में भी लेके जा रहे हैं ना, तो वहां पे सबके हाथ देख रही हूँ, तुम्हारे हाथ देखो, तुम्हारी लव मैरिज होगी, तुम्हारी अरेंज मैरिज होगी, देखो। मुझे इतना कीड़ा लग चुका था। फिर उसके बाद मेरे को बहुत डांट पड़ी कि जब देखो ये काम करती है, उसका दिमाग इसमें कुछ ज्यादा घुस गया है, पढ़ाई में डाइवर्ट, पढ़ाई से डाइवर्ट हो रही है, तो पामिस्ट्री मेरी छूट गई। हाथ की रेखाएं भी चेंज हो जाती हैं। और मुझे क्या पता था कि शादी करनी ही होती है। हमें तो लगा कि बस पढ़ाओ कमाओ, मतलब पढ़ो कमाओ सेटल हो जाओ। बट ये नहीं था ना कि सेटल होने का मतलब यही होता है। और अगर मान लो पहले बता दिया होता, फिर हम पढ़ते लिखते नहीं। जब अल्टीमेटली सेटल ही होना है तो सेटल ही हो जाओ, लाइक दैट। नो, ओके, नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। अच्छा मुझे ये तो बताओ, ये वर्ड हमने कहीं तो पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है। अमित पसीता, बताओ कहाँ पढ़ा था? वेरी गुड। और डीए में हमने पढ़ा था, डीए में हमने पढ़ा था ना, टाइप, एडवांस टाइप्स कौन कौन से थे? डेटा माइनिंग एंड लास्ट इज मशीन लर्निंग। आ गया ना? इट इज अ टूल विच हेल्प्स इन द प्रिडिक्शन कस्टमर बाइंग हैबिट। सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कंटेंट। सो नाउ यू पीपल अंडरस्टूड कि मैं चैप्टर नंबर 2 के साथ ये चीजें कैसे क्यों कराया, चैप्टर नंबर 4 साथ में कैसे क्यों टेकअप किया। बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है। 2 टियर आर्किटेक्चर देख के आपको मालूम पड़ गया होगा, है ना, वरना उस टाइम मेरा थोपड़ा देखते हैं कि मैम ये क्या है 2 टियर आर्किटेक्चर। ठीक है, ओके। निमोनिक है बायोमेट्रिक कैम्प्स। बायोमेट्रिक कैम्प्स में अलग क्यों किया? कैम्प्स ये 5 तो आप करके ही जाएंगे। बायोमेट्रिक वाला आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। अगर आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं ना, तो आप कैम्प्स वाले 5 पॉइंट लिख दीजिए, बाकी बायोमेट्रिक वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हो, क्योंकि रिसेंट में आया है ना, जो ऑलरेडी चल रहा है वो कैम्प्स है। ठीक है। सी से कंटेंट इज द किंग ऑफ द मार्केट नाउअडेज। सी से कंटेंट, ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हमें क्या लिखना है? चैटबॉट। क्या लिखना है? चैटबॉट। चैटबॉट यानी कि चैटिंग प्लस रोबोट। एम से मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल से आजकल लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, ना कि किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप से। पी से प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड एस से सोशल कॉमर्स। वंस मोर, कैम्स का सी कंटेंट, ए एम मार्केट, अच्छा मोबाइल, ओके। पी से एंड एस से, ठीक है। सो हमारे ट्रेंड्स का नेम होने के बायोमेट्रिक, कैम्स एनी 5 आप कैम्स करके जाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? हमारा जो लास्ट वाला जो फ्लो चार्ट था वो क्या था? पार्ट नंबर ई का, पार्ट ई का फ्लो चार्ट, दैट इज लेटेस्ट थिंग्स। लेटेस्ट थिंग में कितनी चीजें थी? 3 चीजें थी ना, कौन कौन सी? ट्रेंड्स, इसका निमोनिक क्या हो गया? बायोमेट्रिक कैम्स। फिर उसके बाद डिजिटल पेमेंट, ओल्ड एंड न्यू। उसके बाद
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पार्ट नंबर ई क्या हो जाता है हमारा, खत्म हो जाता है। अब बताओ आपके पास कितनी पावर है। रिजर्व में तो कभी गाड़ी चला लिया करो, चांस ही नहीं पड़ा कभी। और रियली या दोनों इतने आए कंपोनेंट्स करें, है हिम्मत तो कोई इजी बिजी टॉपिक कराऊं। इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगी, इजी बिजी टॉपिक करा देती हूँ। गाइडलाइंस अपन ने कर लिया था। लॉ में ये जो जनरल लॉज है ये आपके होमवर्क थे। स्पेशल लॉ चालू करा रही हूँ, आईटी एक्ट। इंटरेस्टिंग काफी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है रे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आईटी एक्ट कब आया, 2000 में। तो सन 2000 में आईटी एक्ट आया। अमेंडमेंट कब आई थी इसके अंदर, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कहानी सी समझ लो। क्या हुआ, 2000 से पहले आईटी एक्ट तो आया नहीं, तो 2000 से पहले कोई भी चीज अगर ऑनलाइन हो रही है और उसमें किसी को चीटेड फील होता है तो वो कोर्ट जाएगा। कोर्ट जाएगा तो कोर्ट को सामने क्या रखेगा, पिटीशन फाइल करेगा कि कोर्ट को बोलेगा मेरे साथ ये अन्याय हुआ है। अब कोर्ट बोलेगा भाई इसके लिए तो एक्ट है ही नहीं, मैं कैसे मान लूं कि ये अन्याय है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो कोर्ट जो है जिस आधार पर अपना ऑर्डर पास करेगा वो कौन सा आधार था, आईटी एक्ट। सो ये क्यों आया, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लीगैलिटी देने के लिए आया। इससे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर ये आप करते भी थे तो लीगैलिटी वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क था। पता नहीं अगर किसी पार्टी ने रेप्यूडिएट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, यू अंडरस्टैंड रेप्यूडिएशन, तो मैं कैसे क्लेम करूंगा। कोर्ट के ऑर्डर की बात आती है, मैंने कहा बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज देती हूँ। आप लोग तो लॉ पढ़ते हो, आगे भी जाओगे लॉ पढ़ोगे, तो मुझे एक बात तो बताओ, समटाइम्स वी यूज अ वर्ड डेक्री एंड समटाइम्स वी यूज द वर्ड जजमेंट। बोथ मीन्स ऑर्डर, यस और नो, कोर्ट का ऑर्डर, बट व्हाई डू वी हैव डिफरेंट वर्ड्स? Are they the synonyms? No. Why and where do we use the word decree and where do we use the word judgment? Do you know? No? You want to know? No? Okay. सुनना चाहते हो, सुनो। सो यहां पर आती है चीजें, लॉ के बाइफर्केशन होते हैं। लॉ जो होता है वो क्रिमिनल लॉ होता है और सिविल। वेरी गुड। तो सिविल लॉ में अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसको बोलते हैं डेक्री, और क्रिमिनल के तहत किया है तो जजमेंट। इसीलिए जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर देगा तो आप ऑर्डर वर्ड दोनों के लिए यूज कर सकते हो, बट इफ यू आर यूजिंग द वर्ड डेक्री दैट शुड बी इन रिलेशन टू द सिविल लॉ ओनली। सो अगर मान लो कोर्ट ने डाइवोर्स के लिए ऑर्डर किया कि आज से सेपरेशन, सो किसके तहत आएगा ये, सिविल के तहत, तो क्या बोलेंगे, डेक्री। ओके चलो। सो आइडिया क्यों आया, ताकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को या फिर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन को क्या मिल सके, लीगैलिटी मिल सके। अच्छा आपको पता है सन 2010-11 की बात है, इससे पहले आप लोग जो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हो, ये ऑडिट रिपोर्ट ना पूरमपट मैनुअल जाता था। पता है आपको चीज, फॉर्म होता है फ्रॉम 3CA 3CB 3CD, ये ऑडिट रिपोर्ट के ना फॉर्म्स हैं, फॉर्म के नंबर होते हैं ना, ऐसी फॉर्म्स हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट जो जाया करती है ना वो ये फॉर्म में भरते हैं, मतलब समझ रहे हो, ये ऑडिट रिपोर्ट के नंबर है।
तो अगर मान लो मुझे 3CD फॉर्म, जो मेजर फॉर्म होता है वो ये वाला होता है 3CD, तो अगर मुझे किसी क्लाइंट की ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है तो गवर्नमेंट ने कहा अब आप इस ऑडिट रिपोर्ट को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये फॉर्म निकाल दिया 3CD, इस फॉर्म को भरो, दैट इज व्हाट द ऑडिट रिपोर्ट इज एंड यू आर डन विद द ऑडिट रिपोर्ट। हमने कहा बहुत बढ़िया, बट एक बात मुझे बताओ, क्या इस ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं होगा? होगा। सो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अलाउ कर दिया कि ऑडिट रिपोर्ट आप ऑनलाइन सबमिट कीजिए फलाना कंपनी की, तो आपको लगता कि साइन भी ऑनलाइन, उसको भी वैलिडिटी मिलनी चाहिए। इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर की सेम वैलिडिटी है, सेम ऑथेंटिसिटी है एज योर नॉर्मल साइन। बात समझ आई? ओके। हमने कहा आज की डेट में मुझे डीएल अप्लाई करना है, मुझे किसी धक्के खाने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या मैं ऑनलाइन कर सकती हूं? यस और नो? अगर मैंने डीएल अप्लाई करने के लिए, मुझे वेबसाइट ने बोला ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो, मैंने कर दिया, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो, मैंने कर दिया, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो, मैंने ये भी कर दिया। उसके बाद कहा अब एक टेस्ट देने के लिए आ जाओ, मैंने वो टेस्ट भी दे दिया। अब क्या हुआ, मुझे डीएल जो है जो डिपार्टमेंट जो है वो कहती है कि जो आपको डीएल इशू नहीं हो सकता। हाँ, मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? कहता आपने डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं मुझे। मैंने कहा मैंने ऑनलाइन सबमिट तो कर दिए डॉक्यूमेंट्स एंड इवन आई हैव क्लियर द टेस्ट एज वेल, नाउ इशू मी द डीएल। वो बंदा कह नहीं, हम तो नहीं मान रहे जी ऑनलाइन को, ऑफलाइन लेके आओ। क्या करेंगे? आईटी एक्ट के तहत कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे अगर ऐसा था तो ये ऑनलाइन क्यों खोला था? और आईटी एक्ट में हमें पावर दी गई कि हम जा सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं। कुछ दिन पहले की ही बात है, आधार कार्ड में अगर आपको मान लो कोई चेंजेस करने हैं या आधार को पैन से अटैच करना है, उसकी कोई डेडलाइन वगैरह भी आई थी जो एक्सटेंड हो गई, याद है आपको? जो ये आधार कार्ड में आप अपना फोटो चेंज कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस चीज को आप ऑनलाइन घर बैठे कर पा रहे हैं क्योंकि आज ये चीज करना क्या है? वैलिड है। कोई इंसान आपको ऑनलाइन सामान बेच रहा है, वैलिड है, बिकॉज ऑफ द आईटी एक्ट। आप खरीद रहे हो, वैलिडिटी किसने दी? अब आपने अमेज़न से खरीदा सामान, और आपने अपने घर का एड्रेस सामान को रिसीव करने के लिए डाल दिया। अब ये एड्रेस अमेज़न ने लीक कर दिया, ठीक है, लीक कर दिया। आप कहां पर जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। मेरा एड्रेस लीक कर दिया, मुझे तो घर पे ये कुछ हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है उसको वो बताएगा। अब आप जब बता रहे हो तो कोर्ट क्या बोलेगा? आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, वहीं पे एड्रेस डाला था ना। अगर ये ट्रांजैक्शन ही वैलिड ना होता और साथ में अमेज़न के ऊपर प्रिवेसी पॉलिसी ना बनती अंडर द आईटी एक्ट, तो आज ये बंदा कोर्ट में जाके क्या उखाड़ लेता? कुछ भी नहीं। आईसीएआई आपसे कहता है कोई तकलीफ है बेटा, कोई तकलीफ है बेटा, बोलती है। आपने अपनी तकलीफ मेल में जाहिर करके लिख के सेंड कर दी। कल को आईसीएआई कह दे हमारे को तो आपने बताया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, क्या कर सकते हैं आईसीएआई? तो आप क्या कोर्ट जाएंगे? जाएंगे कोर्ट? जाइए आप कोर्ट जाएंगे तो क्या आप ईमेल को एज एन एविडेंस, ईमेल इज व्हाट? अ राइटिंग डॉक्यूमेंट इन राइटिंग बट ऑन एन ऑनलाइन मोड, सेंट हुआ है ऑनलाइन मोड पे। क्यों आयुष? है ना? तो क्या आप जा सकते हैं एज एन एविडेंस ईमेल को लेकर कोर्ट में? इसकी पावर कौन से एक्ट ने दी? आईटी एक्ट ने दी। इतनी बात समझ आती है? बोलो हाँ कि ना? सो आईटी एक्ट ने आज आप यहाँ पर बैठे हो ना, अपना दिमाग जो है दौड़ाओ सब जगह। आपको हर चीज की ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी कौन दे रहा है? आईटी एक्ट दे रहा है। दिस इज व्हाट द रोल ऑफ द आईटी एक्ट इज।
humongous amount of transactions are being done nowadays online. And that is why everyone is trusting the online platform, because we have the IT Act. मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. Just before this topic, we read about digital payments, cryptocurrencies. You won't believe, with respect to crypto, बिटकॉइन को लेके, क्या 31 मार्च से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विचार दूसरे थे? जी हाँ, दूसरे विचार थे क्रिप्टो करेंसी को लेकर. और उसके बाद जब गवर्नमेंट को रियलाइज होने लग गया कि नाउ द क्रिप्टो करेंसी इज इनटू ट्रेंड, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 31st ऑफ मार्च. बिटकॉइन को भी या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को भी वॉज टेकन इनटू कंसिडरेशन. अभी रिसेंटली विद रेस्पेक्ट टू यूट्यूब, अब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, हम कहते हैं वी आर द कंटेंट क्रिएटर. आज की डेट में वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. हर एक इंसान कंटेंट को क्रिएट कर सकता है. तो क्या हुआ, सचिन ने सोचा कि चलो आज एक कंटेंट बनाते हैं. मैम ने जो पढ़ाया ना, मैं उसकी एक रील बना के डाल देता हूं. बना दी ने रील, ठीक है. अब उस रील में इसने जो कंटेंट बोला, दैट वाज नॉट द करेक्ट कंटेंट, इनकरेक्ट कंटेंट बोल दिया. तो क्या कुछ होना चाहिए? क्या वो रील सर्कुलेट नहीं होगी 10 जगह? होगी. इस इनकरेक्ट को सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा. कोई चीज सही है या नहीं है, लॉज एंड रेगुलेशंस डिफाइन करेंगे. सो लॉज एंड रेगुलेशन में अगर आप पकड़े गए और आपने कोई इनकरेक्ट चीज रील पे बना के डाल दी, उसमें क्योंकि वो रील ऑनलाइन थी, आप धरे जाओगे. इसीलिए कुछ भी बना के नहीं डालने का. बात समझ आई? पावर भी है, बट आपको डर भी तो होना चाहिए ना, चीजों का सही इस्तेमाल. तो ऐसे ही नहीं आप कोई भी चीज की वीडियो बना के डाल दो. बात समझ आई? ओके. हाँ, इसीलिए आप जो भी ऑनलाइन डालें, चाहे आप, कई लोग होते हैं ना कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं. अब वहां पे अगर वो ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हैं ना, तो वो उनका जो कंटेंट है वो लॉ रेगुलेशन जो भी लगती है उसके तहत होना चाहिए. अगर आप उसके अगेंस्ट जाके कुछ भी लिख रहे हो तो इनकरेक्ट. और बताती हूँ आपको, ट्विटर, पता ही है आपको क्या चलता है? बहसें चलती सारी, इधर से बहस चल रही है, इधर से बहस, सारी डिस्कशन चल रही है. अब वो वाली बहस नहीं, बहस, ठीक है. सो डिस्कशन चल रही है. अब मान लो डिस्कशन के तहत ये बंदा पता क्या बोल रहा है? हिंदुस्तान हाय हाय. ये बंदा लिख रहा है ट्विटर के ऊपर, लिख दिया ट्विटर के ऊपर हिंदुस्तान हाय हाय. क्या किया इसने? ट्विटर पे तो यू आर ओपन टू पुट योर ओपिनियंस. अगर मान लो किसी को गाली देनी है, किसी नेशन को, वो मान लो वो हिंदुस्तान को गाली दे रहा है, उसका अपना ओपिनियन है, वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो क्या ट्विटर पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है वो, हिंदुस्तान हाय हाय, हिंदुस्तान मुर्दाबाद. सुन लोगे क्या? नहीं. आई-टेक बीच में आए क्या? आए आई-टी बीच में आया. आई-टी एक्ट में सेक्शन 66F कहता है, अगर आपने साइबर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करी, आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है. फैलाओ जो फैलाना है, आओ. सो दैट इज व्हाट द पावर ऑफ आई-टी एक्ट इज. तो मुझे लगता है मैं, आप पता नहीं आई-टी पढ़ा रही हो या मैं लॉ पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता. आप लोगों को समझ आ रहा है? आई-टी की पावर समझ आई? लास्ट चीज, अब कोई एग्जाम्पल नहीं, लास्ट चीज मैं एक बात कहती हूँ, आई-टी को लाने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव तो जो वो आपको क्लियर हो गया. बट
मान लो मैं अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहती हूं, मैं मेरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहती हूं एक एक्ट लाकर, तो बताओ उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कैसे करूंगी? एक्ट में सेक्शंस प्रोविजंस डालकर। इसका मतलब डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर पक्का कोई सेक्शन होगा। अगर आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हैं ऑनलाइन या सेंड करते हैं ऑनलाइन, इसके ऊपर पक्का एक सेक्शन होगा। अगर आप Amazon से ऑनलाइन परचेज करते हैं, यानी कि आप ई कॉमर्स की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, ये पक्का किसी ना किसी प्रोविजन में, किसी ना किसी सेक्शन में लिखा होगा। दैट इज व्हाट द होल IT इज ऑल अबाउट। यानी कि हमारे को क्या पढ़ने पड़ेंगे? अब ये वेरियस सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। क्या आपको पता है, अगर ये मेरा फोन यहाँ रखा है, अगर मेरी पेन ड्राइव यहाँ रखी है, अगर आप इस पेन ड्राइव को उठा के घर ले जाएं या बिन बताए उठा ले, मैं आपके ऊपर कितना फाइन ठोक सकती हूँ? लाखों में। एक पेन ड्राइव के ऊपर, एक पेन ड्राइव के ऊपर। अगर आपने मुझसे पेन ड्राइव पूछ के लिया, मैम ले ले क्या, कल वापस कर देंगे, मैंने कहा ले लो। कल वापस कर देंगे कभी तो कंडीशन था ना, कल वापस नहीं किया, नेक्स्ट डे हो गया, तो क्या ये एक तरीके से गलत पोजीशन नहीं है? है ना? पेनाल्टी, इम्प्रिजनमेंट, पेन ड्राइव को लेकर। ये नोट्स है मेरे, आई एम वेरी पोजेसिव फॉर माई नोट्स। ये नोट्स है, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। दीज आर इन द ऑनलाइन फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट में ये नोट्स है। यहाँ पर मैंने साफ साफ बोल रखा है, ये PDF के नोट्स आई एम हैविंग द फुल राइट्स रिजर्व फॉर मी ओनली। अगर आप इसको कॉपी करते हो, डाउनलोड करते हो, IT Act is applicable without my permission. So डाउनलोड करा, कॉपी करा, सर्कुलेट करा, IT Act would be prevailing. Section number 43. Penalty under section 65, 66. अब समझ आया? बहुत छोटी सी चीजें हैं, बट लॉ इज ऑफ दैट इंपॉर्टेंस कि शायद आपको बचा के रखेगा अगर आपको पता होगा। इसीलिए अगर मान लो मैं यहां से जाती हूं, ये PDF जो है यहीं पे रहेगा, या ये मान लो डिलीट कर दिया मैंने, मान लो कॉपी हो गया, तो क्या करेंगे? IT Act, दैट्स इट। खरीदी कहाँ है? कहाँ खरीदी है? बुक तो हार्ड कॉपी है ना। इसको मतलब को बेचना है? IT Act में हम सब कुछ ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, क्या मैं इसका हार्ड कॉपी की बात करूं? नहीं। और तुझे मुझसे इतना प्यार है तो मेरी किताब ही बेचेगा? हाँ, तो IT Act अच्छा लग रहा है सुनने में? इट्स गुड, इट इज इंटरेस्टिंग और नॉट? It is giving you the powers, it is giving you the limitations, it is giving you everything. For me, IT Act would be one of the act जो कि काफी strong होगा in the years to come. And being a lawyer might be, I would be giving the consultancy in the field of IT. कुछ ना कुछ घपलेबाजी तो IT पे होगा ना। डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं, सोचो क्लाइंट ने डिजिटल सिग्नेचर दिया, क्लाइंट कहता कि ये लो, ये क्लाइंट, ये रहा CA, क्लाइंट ने अपना डिजिटल सिग्नेचर CA को दिया कि इसको यूज कर लेना फॉर दिस पर्पस। CA ने कहा आहा, ये क्लाइंट तो C से क्लाइंट एंड C से, तो ये तो है ही, पर मेरा फुल फॉर्म क्या? चालाक आदमी। या औरत, यू नो। सो मेरा तो फुल फॉर्म ये है, तो साइन ही तो है, ऑनलाइन कोई और पेपर्स पे ले करवा लेता हूँ, डिजिटल साइन ही तो है। डिजिटल साइन करने में करता है क्या है? प्रॉपर्टीज में जाओ, उस चीज को अपलोड करो और साइन हो जाते हैं। जस्ट टेक 4 minutes मैक्सिमम टू डू अ डिजिटल सिग्नेचर।
जस्ट 4 मिनट्स। एक की होती है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, उस की को जाके डिक्रिप्ट करना होता है, वो सिग्नेचर आ जाते हैं बस। बट सीए कर सकता है? नहीं कर सकता। किसने रोका उसको? आईटी एक्ट ने। दैट इज व्हाट इज द पावर ऑफ आईटी एक्ट। हाँ, देते ही नहीं हमारे यहाँ। है ही नहीं ना। जब है, जो चीज कंडीशन प्रिवेल ही नहीं करती, किसी और टीचर ने दे दी, जैसी उसने दे दी तो आपको राइट्स भी ट्रांसफर कर दिए ना। हाँ बना लो। देखो, लॉ तो मैं कहती हूँ लूपहोल्स तो बहुत है, सारे लॉज में ही है, ठीक है। एंड इट विल, मैं बोलूंगी जब देखोगे ना कि आप इसको स्कैन करोगे और ये देखोगे सामने, दोनों में आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा कि ये बुक से स्कैन हुए हुए हैं और ये मेरे वाले नोट्स हैं, मालूम पड़ जाएगा बस। और तुम्हें क्या लगता है कोई छोड़ देगा फिर? बस हो गया बेटा। देखो बुक की ना, बुक की वैल्यू इज नॉट द वैल्यू जो कि उसके अंदर प्रिंटिंग है, ये इसकी वैल्यू नहीं थी। बुक का मतलब होता है उसकी वैल्यू जो आती है वो उसके कंटेंट से, उसके यूजफुलनेस से आती है, ठीक है ना। मैं भी चाहूँ ना स्टडी मैट को कॉपी पेस्ट करके ना पूरी बुक खड़ी कर सकती हूँ, ठीक है, और आपको उसे पढ़ने को बोल सकती हूँ और नोट्स बनाने को बोल सकती हूँ। कर लेना अगली क्लास से। फिर आप लोगों से एक चैप्टर के नोट्स ना बने सिस्टमैटिक फॉर्म में, आई कैन बेट ऑन इट, इतने सालों से पढ़ा रहे हो। ये तो 5 चैप्टर के नोट्स हैं, और एसएम के फिर भी बना लोगे, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये इसके नहीं बना सकते। बेट लगा सकते हो। जितने बच्चों ने शुरुआत करी, ये पेज कहाँ चला गया भैया? अरे नहीं यार, मुझे एक पेज पढ़वाना था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे यार तुम्हारी किस्मत। रुक जाओ 2 मिनट। ऐसे नहीं करो, कोऑपरेट करो। ठीक है, ओके। सो बस 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 एक चीज सो आपको आईटी एक्ट का ब्रीफिंग मैंने दे दिया। हम नेक्स्ट क्लास में आईटी एक्ट करेंगे, ठीक है। और अब आईटी एक्ट में पार्ट नंबर जो डी है बेटा, पार्ट नंबर डी में फॉल करता है ना आईटी एक्ट, लॉज एंड ऑडिट में फॉल करता है ना। तो लॉ एंड ऑडिट के अंदर हमारे पास में 3 टॉपिक्स है ना, गाइडलाइंस, ये लॉज हो गए, और इधर ओके तो ये हमारा हो चुका है, फिर ये हमारा हो चुका है, फिर हम ये करेंगे हो, ठीक है। सो अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्या क्या होमवर्क करके आना है ई कॉमर्स के अंदर। ई कॉमर्स में होमवर्क क्या है आपका? नो होमवर्क? शैल आई गिव यू द होमवर्क? रिविजन तो नॉर्मली ही है, होमवर्क दे दूं? ओके इस चैप्टर से तो होमवर्क जाना चाहिए। एक कुछ तो, खाली हाथ मत जाओ, कुछ तो लेके जाओ। ओके सबको ये दिख रहा है? दिख रहा है? बस ये पेज रीड करके आना है बस। इसमें 4.35 बस ये रीड करना है, ठीक है। डन? हैप्पी? सो आई थिंक हम नेक्स्ट हमारी एक जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम पार्ट नंबर डी भी फिनिश कर देंगे, और फिर उसके बाद हमारा जो कॉम्पोनेंट्स है या स्मॉलर सेक्शन है, यानी कि 2 क्लासेस और लगेंगी आपकी, 2 classes for this e-commerce part, and then
हमारी जो क्लासेस हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम जो है इसका जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाला पार्ट है जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट हम जो चालू करेंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एंड नेक्स्ट टारगेट वुड बी आवर टू फिनिश चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जब चैप्टर नंबर 4 का ई कॉमर्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि संडे तक कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट संडे से अपन ई कॉमर्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इधर टेक्नोलॉजीज चलती रहेंगी, इधर वो चैप्टर चलता रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक की क्लास में? कोई क्लास में कोई डाउट है अभी तक? पक्का? ठीक है, जा सकते हैं। हाँ जी।